और अब आइए विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल यानी कि शुक्रवार को पहले चरण का मतदान होगा और इससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। प्रदेश में शराबबंदी लागू हो गई है। मतदान संपन्न होने तक शराब की बिक्री और लाने ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए 15,000 ईवीएम और वीवीपैट लगाई गई हैं। 19 अप्रैल को 55 प्रत्याशियों का भाग्य इसमें कैद हो जाएगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। शाम 5 बजे तक जो मतदाता मतदान स्थल के भीतर रहेंगे वो वोट डाल सकेंगे। तो चुनावी शोर थम चुका है और कल एक चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। किस किस के बीच टक्कर है ये हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की गई। तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरा गया और अब बारी जनता की है। जनता का भाग्य कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। इससे पहले पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। खासतौर पर जो दूरगामी क्षेत्र हैं वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए कई इलाकों में पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी और अब देखना होगा कि देवभूमि में किसका दिखेगा दम, क्योंकि प्रचार प्रसार इससे पहले किया गया। एक दूसरे पर बड़े हमले बोले गए। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार का कहना है कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतना काम किया है कि देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर है। तो टिहरी से ज्योत सिंह गोसोला और माला राज्य लक्ष्मी शाह के बीच मुकाबला है। प्रदीप टमटा कांग्रेस से हैं और इसके अलावा हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत के बीच टक्कर नजर आ रही है। इसके अलावा हरीश रावत के जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में हैं। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी 5 सीटों पर एक ही चरण में उत्तराखंड में मतदान होगा। अपनी सीटों को बचाए रखना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और योगेश नागरकोटी भी जुड़ गए हैं बागेश्वर से। बारी बारी से हम उनका रुख करेंगे। सबसे पहले रामानुज के पास चलते हैं। रामानुज, चुनावी शोर थम चुका है और कल एक ही चरण में 5 सीटों के लिए मतदान होना है। प्रशासन की कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं? पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। देखिए दिब्बा, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि 15 दिनों से लगातार शोरगुल चल रहा था, वो कल शाम को थमा। इसके बाद से जो अब रणनीति बनी है वो पुलिस और प्रशासन की है, किस तरह से चुनाव को संपन्न कराना है। सबसे खास बात यही है कि 11,729 जो पोलिंग बूथ है सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए। इसके लिए पोलिंग पार्टियों के साथ में जो पुलिस पर्सनल हैं उनको रवाना कर दिया गया है। सभी जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि पूरे प्रदेश में जो सुरक्षा के मानक हैं उसको पूरा कर लिया गया है। साथ में आम मतदाताओं से निर्वाचन आयोग ने अपील भी की है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अब राजनीतिक पार्टियों से अलग हट करके जो पुलिस प्रशासन की टीम है, जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, उनका फोकस इसी बात पर है किस तरह से 11,729 पोलिंग बूथ पर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। सबसे खास बात है कि पूरे चुनावी मैदान में अगर देखेंगे 55 प्रत्याशी मैदान में है और इस तरह से अगर देखें तो भाजपा के साथ में कांग्रेस और दूसरे दल के भी प्रत्याशी हैं। तो उनका जो भाग्य का फैसला है वो कल 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगा और सभी जो 55 प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार ठीक है। रामानुज बने रहेगा। वापस आते हैं आपके पास। नैनीताल से विनोद कांडपाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, क्या तैयारियां कुमाऊं में नजर आ रही हैं? कई ऐसे इलाके हैं जो कि संवेदनशील एरिया में भी आते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, इस वक्त नैनीताल जिले का जो लोकसभा कंट्रोल रूम है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 1011 जो है मतदान केंद्र वो नैनीताल जिले में है। 1120 जो पोलिंग टीमें हैं वो रिजर्व जो पोलिंग टीमें हैं समेत 1120 टीमों को लगाए गए हैं निर्वाचन की ड्यूटी में। 3000 से अधिक पैरामिलिट्री के जो जवान है, उसके अलावा लोकल पुलिस होगी
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इसके अलावा लोकल पुलिस के अलावा तमाम जो फोर्सेज है उसको लगाया गया है। 57 पोलिंग पार्टियों को कल जो भीमताल के दूरस्थ इलाके में पार्टियों को जाना था उनको कल रवाना कर दिया गया था। शेष जो पोलिंग पार्टियां थी अब यहाँ से जाने का सिलसिला लगभग शुरू हो गया और अधिकतर पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुकी है। शराब की दुकानों को जो है वो 17 तारीख से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो निर्वाचन की जो टीमें हैं उन पर नजर बनाए हुए रखे, जो वाहन निर्वाचन में लगाए गए हैं उनकी जीपीएस से ट्रैकिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब काउंटडाउन जो है खत्म हुआ और कुछ ही घंटों का समय अब शेष है। जब कल सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, देर शाम 5 बजे तक पोलिंग चलेगी। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्वाचन की लगभग जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी हो गई। बिल्कुल, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विनोदा बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास और हमारे साथ योगेश भी जुड़े हुए हैं। योगेश, बागेश्वर में क्या तैयारियां दिख रही हैं, वहां क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो चुके? देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है कल, जिसकी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर दी है। 381 पोलिंग बूथ से यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं। तो इस समय हम यहाँ पे सखी पोलिंग बूथ पे खड़े हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सारे यहाँ पे तैयारियां पूरी हो रही है और दिव्यांग वोटर्स के लिए भी यहाँ पे स्पेशली आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन की तैयारी पूरी है। यहाँ पे सारी चौक चाबंद व्यवस्था हम बोल सकते हैं, सारी व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और कल का इंतजार है। यहाँ पे वोटर्स जो है 2,18,000 वोटर्स तो वोट करेंगे और यहाँ पे अपना सांसद चुनेंगे। तो पूरी तैयारियां यहाँ पे हैं जो प्रशासन ने की है। निर्वाचन की जो भी ड्यूटियां हैं सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद है, तो सारी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मतदान कराएंगे। बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं, हर तरफ तैयारियां दिख रही हैं। योगेश, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। रामानुज के पास एक बार फिर से चलते हैं। रामानुज, पहाड़ में ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। विपक्ष की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि इस बार चर्चाओं में ज्यादा बने रहे और उस पर आपको लग रहा है कि जनता वोट कास्ट कर सकती है? देखिए दिव्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहा है। पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान इसी तरह के तमाम मुद्दे देखने को मिले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उत्तराखंड का मुद्दा देखने को मिला पूरे चुनाव के दौरान में, उसमें रोजगार का मुद्दा सामने आया। और इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को अगर देखते हैं तो वो भी मुद्दे सामने आए। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे, जो बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं जो स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की नज़र में होते ही है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो वो कई नज़रिए से अगर देखें तो वो काफ़ी हटके रहा। इस बार अगर आप देखेंगे चुनाव में दीवारों पर कहीं भी आपको नारे दिखाई नहीं दिए, पेंटिंग नहीं हुई है, और कहीं भी झंडे, बैनर, पोस्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई नहीं दिए। मतदाता जागरूक है, मतदाता ने सोच रखा है कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसे कल 19 अप्रैल को मतदान करना है। एक दूसरी बात यह है कि वो राष्ट्रीय मुद्दे पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है या क्षेत्रीय मुद्दे पर कर रहा है, या जो पुराने मुद्दे चले आ रहे हैं वो सड़क है, बिजली, पानी, सुरक्षा संबंधित जो मुद्दे हैं इस पर फोकस कर रहा है। तो ओवरऑल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली इस बात को लेकर के जरूर है कि मतदाताओं की जो खामोशी है वो किस बात को लेकर के है और किन बात को ध्यान में रखते हुए मतदाता अपने घरों से निकलेंगे। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग लगातार अपील कर रहा है कि मताधिकार का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 61% के आसपास का उसको तोड़ा जाए, यानी कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। थोड़ी देर पहले भी निर्वाचन आयोग से जब जी मीडिया की टीम ने बात की थी तो अधिकारियों का कहना था कि इस बार जो टर्निंग पॉइंट है वो 61 ना रह करके इसको और बढ़ाया जाए, 70% के आसपास में पहुंचा जाए या उससे भी ज्यादा किया जाए। तो कोशिश यही है, लेकिन मतदाताओं की जो खामोशी है, जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के साथ में प्रदेश के स्तर के हैं और साथ में जो सत्ता पक्ष की तरफ से रहा कि 10 साल में चाहे वो केंद्र सरकार के काम रहे हों, किस तरह से बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम प्रदेश सरकार ने काम किया है और या प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कैसे काम किया है। विपक्ष इन तमाम बिल्कुल सरकार की अपनी उपलब्धियां रही गिनवाने के लिए और विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। रामानुज, वापस आते हैं आपके पास, एक बार फिर से विनोद के पास चलते हैं। विनोद, क्योंकि पहले तो प्रत्याशियों का देर से अनाउंसमेंट करना, उसके बाद जिस रफ्तार के साथ प्रचार करना चाहिए था वैसा प्रचार विपक्ष की तरफ से
नजर नहीं आया। तो क्या ये माने कि ये एक तरीके से कांटे का मुकाबला नहीं, लेकिन बीजेपी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है इस दौरान भी कांग्रेस पर? देखिए, नैनीताल लोकसभा जो विधानसभा नैनीताल लोकसभा सीट जो है, माफ कीजिएगा, नैनीताल जो लोकसभा सीट पर उस पर कांग्रेस का प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के लगभग 10 दिन बाद घोषित किया कांग्रेस ने। लिहाजा अभी जो नैनीताल लोकसभा सीट पर जो मुद्दा है वो मुद्दा बेसिकली जामरानी राम का है, क्योंकि इससे पहले जो भगत सिंह कोश्यारी जब यहाँ सांसद रहे, उसके बाद अजय भट्ट वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी रहे, पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन जामरानी बांध पे जिस शिलान्यास का पब्लिक को इंतजार था वो अभी नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे चुनाव के बीच में जब हम लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस शायद बहुत कमजोर है, बीजेपी से बहुत कमजोर है कांग्रेस, लेकिन एक पिछले 10 दिनों में कांग्रेस का चुनाव उठा है और वो शायद इसलिए उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, उन्होंने निवर्तमान सांसद अजय भट्ट पर यह आरोप लगाया कि वे अपने सांसद निधि को खर्च करने में सड़ी रहे, वो ठीक तरीके से जनता के मुद्दों को नहीं समझ सके, जनता के मुद्दों को उन्होंने नहीं उठाया और इसीलिए उन्होंने विकास की योजनाओं में अपनी सांसद निधि को खर्च नहीं किया और सांसद निधि वापस हो गई। तो लिहाजा जनता के बीच में एक मैसेज है, भले ही हम इस बात को कहें, क्योंकि अभी जिलाधिकारी नैनीताल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस बात में जिलाधिकारी ने कहा कैसे हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, इस बात पर जोर दिया जाए। तो अब जिला निर्वाचन के लिए चुनौती यही है कि वो वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ेगी, वोटर अभी साइलेंट है, तो अभी देखना है कल। ठीक है, देखना होगा कि जनता किन मुद्दों पर प्रत्याशियों का चयन करती है। वापस आएंगे आपके पास विनोद। योगेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। योगेश, क्या मुद्दे वहां इस वक्त हवा में नजर आ रहे हैं जिनको आधार बनाकर जनता वोट कास्ट कर सकती है कल? देखिए, यहाँ पे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे अभी तक दिख रहे हैं। भाजपा लगातार प्रचार प्रसार करती रही और कांग्रेस पे भी लगातार हमला करती रही। सीएम धामी ने यहाँ पे 2 जनसभाएं की और काफी प्रचार प्रसार किया, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे प्रचार प्रसार में कहीं भी नजर नहीं आई। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या फिर कोई मंत्री कोई भी नेता यहाँ पे नजर नहीं आया, कोई केंद्रीय नेता नहीं आया और प्रदेश स्तर का भी कोई नेता यहाँ पे नजर नहीं आया। तो बीजेपी आगे है और जो स्थानीय मुद्दे यहाँ पे लोगों के मुद्दे हैं, लोग स्थानीय मुद्दे पे भी वोट करने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण लोग का कहना है कि स्थानीय मुद्दे पे भी वोट करेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो लगातार यहाँ पे हावी हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे में जो प्रधानमंत्री का कार्य है लोग उसको भी देख रहे हैं और विपक्ष क्या कर रहा है ये भी लोगों को नजर आ रहा है कि कैसे वोट करेंगे। और वोटर्स काफी समझदार है, वोटर्स इस टाइम पे साइलेंट है लेकिन काफी समझदार है। तो ये 4 जून को पता चल पाएगा कि पहाड़ का वोटर क्या चाहता है। ठीक है योगेश, वापस आते हैं आपके पास। रामानुज के पास एक बार फिर से चलते हैं। रामानुज, क्योंकि चुनाव ऐसा मौका होता है कि जब लोग अपनी जो उनकी पुरानी मांगे रही हैं उनको मनवा पाते हैं। ऐसे में कई जगहों से, गांव से हमने तस्वीरें देखी, लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज उन लोगों को मनाकर पोलिंग स्टेशन तक लाना भी हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। देखिए दिव्या, इस वक्त ऐसा रहता है कि जब मतदाता अपनी मांगों को सही तरीके से प्रत्याशियों के सामने या पॉलिटिकल पार्टी के सामने रख भी पाते हैं, जब उनके पास में प्रत्याशी पहुंचते हैं, एक तरीका ये रहता है। लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता भी है, जो आपने भी कहा कि खास तौर से जो मतदाता हैं वो मताधिकार के बहिष्कार की बात करते हैं। अब आपने देखा कि उत्तरकाशी में, साथ में चमोली में और प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जहां के मतदाताओं ने मतदान करने से बहिष्कार कर दिया है। जरूर निर्वाचन आयोग और तमाम जो अधिकारी रहते हैं वो उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कोशिश इस बात की है कि कम से कम उनकी मांगों पर आश्वासन दिया जाए कि चुनाव के बाद उनकी मांगें पूरी होंगी। लेकिन ये दिक्कतें जरूर आती हैं कि प्रत्याशी 5 साल के बाद जब वो पहुंचते हैं और साथ में उनकी मांगों पर कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं होता, तो मतदाताओं का एक हथियार होता है मताधिकार, और वही वजह होती है कि वो इस वक्त मताधिकार का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी भी देते हैं, धमकियां भी देते हैं। तो अब आने वाले यानी कि 4 से 6 घंटे के बाद में एक तस्वीर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी कि कहां के मतदाताओं ने आखिर में मताधिकार के बहिष्कार की बात की है, आखिर उनके मुद्दे क्या रहे। और जो आपने मुद्दे की बात की, अब आप देखिए सुरक्षा के साथ में रोजगार की, शिक्षा की, पहाड़ों में पलायन की और इसी तरह से सड़क की,
तमाम ऐसी जो बुनियादी सुविधाओं की बात आती है उसको लेकर के जरूर मतदाताओं में आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मतदाता अपने मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान करेंगे। और पूरे प्रदेश में 83 लाख मतदाता हैं, जिसमें महिला पुरुष भी हैं। तो उत्तराखंड में एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, ये माना जा रहा है कि जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और भारी संख्या में मतदान करेंगे। फिलहाल मुद्दा उनका जो है वो क्या रहेगा और किन बातों को ध्यान में रखकर करेंगे, ये देखना होगा। और थोड़ा चंद घंटों का और इंतजार करना बाकी है। ठीक है, कुछ घंटों का इंतजार और करना बाकी है। उसके बाद जो किस्मत है प्रत्याशियों की वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, जनता जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर देगी। वापस आते हैं आपके पास, विनोद के पास एक बार फिर से चलते हैं। विनोद, इस बार हमने देखा कि अलग अलग तरीके से जीत के दावे तो बहुत सारे किए गए राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन महिला वोटर्स जो है इस बार के चुनाव में वो भी बेहद ही अहम मानी जा रही है। विनोद, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, जो सवाल मैंने विनोद से किया यही सवाल आप पर भी है कि इस बार महिलाओं की संख्या भी बताई जा रही है कि कई मुद्दों को लेकर महिलाएं भी आगे आई हैं, और एक बड़ा मुद्दा जो साइलेंट वोटर्स की भूमिका में निभाती है महिलाएं हर बार, वो भी चर्चाओं में है। जी देखिए, महिला वोटर्स यहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए काफी जरूरी है। महिला जो मतदाता हैं वो किस ओर उनका रुख है, ये हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये हर एक महिला जो वोटर्स हैं उनको रुझाने का कार्य करते रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो पहाड़ में महिलाएं हैं, तो महिलाएं यहाँ पे पहाड़ के लिए काफी सशक्त भूमिकाएं निभाती हैं। वो रोजमर्रा के काम तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे करती है। तो साथ ही एक वोटर्स के लिए भी यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे महिला वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी पार्टी को जीत दिलाने में। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि महिला वोटर्स उसके साथ रहें, और कांग्रेस भी लगातार महिला वोटर्स के संपर्क में रही। तो हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा भी, भजन कीर्तन चले थे रामनवमी के अवसर पे, तो महिला वोटर्स ने उस टाइम पे कहीं कांग्रेस के लिए और कहीं बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो महिलाओं को रुझाने का कार्य दोनों पार्टी यहाँ पे कर रही हैं। ठीक है योगेश, वापस आते हैं आपके पास। रामानुज के पास एक बार फिर से चलते हैं। रामानुज, क्योंकि जब डेट अनाउंस हुई थी इलेक्शन की, उस दौरान भी बहुत सारी बातें निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने बताया था कि इस बार क्या अलग होने वाला है। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं उत्तराखंड में नजर आ रही हैं, क्योंकि संवेदनशील इलाके भी हैं बहुत सारे और कई दूरगामी इलाके हैं जहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, तो वहां क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इस बार? बिल्कुल दिव्या, 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली ये कि निर्वाचन आयोग ने जो आइडियल, ठीक है रामानुज,